गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम लेक्चर पर। वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भाई यदि आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो मैं केवल आपसे एक चीज़ कहता हूं कि यार आप कमेंट कर दिया करो कि क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दिया करो, ठीक है। सो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले हमें देखेंगे ECBC क्या होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा मैं देखूंगा हीट पंप के बारे में। तीसरा मैं देखूंगा रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन के बारे में पूरा ऑल ओवर जितना उससे रिलेटेड चीज़ें हो पाएंगी वो सभी आप जान जाओगे। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा देखूंगा और वो भी डिफिनीशन केवल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि आज की इस वीडियो में आखिर हम लोग देखेंगे क्या, यानी कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो भाई चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चलते हैं PDF में और वहाँ पे सब चीज़ देखते हैं। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा पहले है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को समझाइए। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ECBC। ECBC का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अब जब आप इसी मतलब जो फुल फॉर्म है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो उसी का नाम हो जाता है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में से कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। आप पहले इस चीज़ को समझिए। एक बार मैं आपको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर आपको समझा दूंगा, एक के बार में समझ जाओगे, पूरे इतिहास की तरह है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में भवन निर्माण के क्षेत्र में दिया गया था। इसका उद्देश्य यही होता है कि यदि हमें कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो उस बिल्डिंग में हम ऐसे उपकरण लगाएं जिससे हम कम इनपुट देकर अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। जैसे सीमित ऊर्जा सीमित है मगर जनसंख्या नहीं, और अर्थात ऊर्जा की मांग सीमित नहीं है, इसलिए हम LED बल्ब का आविष्कार किए। ये समझ गए ना। अब आप कई जगह मुझे देखे होंगे यार लिखा कुछ और, मैं थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ दिया हूँ, बट चाहे उस लिखने वाले का अर्थ देखे होंगे और चाहे पढ़ने वाले, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तो अब देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ECBC आखिर होता क्या है। मेरे भाई ECBC का मतलब ये है ना कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे नोटिस किया कि जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, ठीक है, और हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है। अब जब जनसंख्या ज़्यादा है यानी कंज्यूमर ज़्यादा है, यानी तुम्हारे पास पानी एक बोतल है, पीने वाले 20 लोग हैं, तो आपको कुछ समझ के खर्च करना पड़ेगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को 2007 में समझा कि ऊर्जा के साधन जो है सीमित हैं और जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर हम अपनी एनर्जी को उसी तरीके से वेस्ट करेंगे तो ये सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपना कुछ रूल लॉ वगैरह बनाया, और उस लॉ का उद्देश्य यह था कि यदि कहीं, और उस लॉ को बेसिकली बिल्डिंग के लिए बनाया था, जहाँ पे यानी कि बिल्डिंग का निर्माण होगा वहाँ पे वो अप्लाई होता है। तो उन्होंने इसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यही था, यदि कहीं पर बिल्डिंग बन रही है तो उनका कहना यह था कि आप बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन करिए कि हम कम इनपुट दे करके अधिक आउटपुट मिल जाए। जैसे आप खेती कर रहे हैं, फार्मिंग, तो आप कम रुपए लगाइए बट आपको जो आउटपुट मिले वो ज़्यादा मिले। तो वही कह रहे हैं कि कम इनपुट दे करके अधिक आउटपुट प्राप्त कर सके और इन्वायरमेंट को सेव भी कर सके। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप सपोज कर लीजिए आपका घर है, आपके घर में 10 रूम है। अब रूम ऐसा है ना जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, जैसे होता नहीं, आपके जो 10 रूम है वो 10 रूम में खिड़की और जंगला नहीं है। अब जब विंडो नहीं है तो आपका जो घर है जिसमें 10 रूम है, उस 10 रूम में आपको दिन और रात दोनों में लाइट जलानी पड़ेगी ना। और आप ये समझ लीजिए कि जो आप लाइट जला रहे हो ना, वो मान लीजिए कि आप 2014 में जला रहे हो, तो जो 2014 के टाइम पे LED बल्ब नहीं होता था, सूर्य का आता था बल्ब। तो आप एक बार कल्पना करिए, आपका घर है, 10 रूम है, 10 रूम में दिन रात आपको लाइट जलाना है और वो भी सूर्य का।
तो एक बल्ब जलता था 100 वाट का, 10 बल्ब जला 1000 वाट केवल आपके घर में हो गया 24 घंटा के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ऐसा घर बनवाइए जहाँ पे वेंटिलेशन पूरा हो, अच्छी खिड़की हो, पूरा प्रकाश आए, नेचुरल की जो भी चीज़ें, हवा है पूरा हवा अच्छे से आए, प्रकाश है पूरा प्रकाश आए। तो इससे होगा क्या कि आपके घर में जो दिन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप घर में अगर विंडो नहीं तो दिन में भी आपको बल्ब जलाना पड़ेगा। अब आपने ऐसा घर बनवाया जिसमें विंडो वगैरह प्रॉपर है, वेंटिलेशन हवा हुआ का पूरा एकदम अच्छे से व्यवस्था है, तो आप समझ सकते हो कि आपको दिन में बल्ब नहीं जलाना पड़ेगा। आपने क्या बता दिया, जो आपको पहले 10 रूम में एक दिन में 1000 वाट लगता था, अब उसने आपने क्या कर दिया, आपने उसे 500 वाट कर दिया, क्योंकि अब आपको दिन में नहीं जलाना है। तो आधी एनर्जी आपने ऐसे सेव कर ली। इसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ ही रही थी तो उन्होंने कहा थोड़ा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करो। अब क्या हुआ, इसके बाद सूर्य की जगह पे एलईडी आ गया। एलईडी कितने का होता है, 7 वाट का। अब 7 वाट का आप लगा दीजिए पूरे 10 रूम में, तो अगर 10 रूम में 7 वाट का जला तो कितना जला, 70 वाट, यानी कि 24 घंटा में कितना जल रहा है, 70 वाट। और अभी आप देखिए दिन में आपके यहाँ लाइट आ रही है तो आपको केवल रात में जलाना है, यानी कि आपका 35 वाट में काम हो गया। तो ये फायदा हुआ ईसीबीसी अप्लाई करने के बाद। यानी कि पहले आप जिस 10 रूम वाले घर में रहते थे उसमें 1000 वाट लगता था, आज इस रूल को अप्लाई करने के बाद आप पर केवल 35 वाट का मतलब आपको देना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि आप 35,000 वाट इनपुट दे रहे हो और आपको 1000 वाट का फ़ायदा मिल रहा है। तो आप सोचिए कितना काम कर ली। तो ये होता है फ़ायदा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग समझ गए होंगे वो बहुत आसानी के साथ समझ गए होंगे ये क्यों लाया गया था। ठीक है, बेसिकली अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। पहले घरों में सूर्य बल्ब यूज होता था जिसकी क्षमता होती थी 100 वाट और वो फ्यूज भी ज़्यादा होता था। एलईडी आ गया, 100 वाट की जगह पे 10 वाट, 7 वाट, 9 वाट का आ गया और चलता भी ज़्यादा। यानी कि ऐसा ही नहीं बना देना बस केवल मतलब कम ही एनर्जी ली, सस्टेनेबिलिटी भी हो, तो सस्टेनेबल भी है भाई। 10 वाट का है और चलता है सालों साल। अब देखिए ईसीबीसी के अपने कुछ रूल हैं। क्या रूल है, पहला रूल आप लोग मन में पढ़िए। पहला रूल ये है कि हम बिल्डिंग इस टाइप बनाएंगे जिससे दिन में हमें लाइट बल्ब ना जलाना पड़े। वही चीज़ मैंने आपको बताया। आप अगर इस टाइम बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि भाई आपको नेचुरल हवा मिली, ठीक है, नेचर का जुड़ाव हो। तो इससे क्या है, आपको दिन में बल्ब नहीं जलाना पड़ेगा। तो आपने लाइट बचा लिया कि नहीं। इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, रूफ वॉल इस तरीके से होनी चाहिए जिससे नेचुरल लाइट आ सके, खिड़की बना होना चाहिए। वही बात है, बिल्डिंग की छत जो है स्लोप की तरह होनी चाहिए, यानी कि ढलाव की तरह होनी चाहिए। इसके पीछे का क्या रीज़न होता है भाई ना, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक बीटेक के कॉलेज में हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे, वहाँ पे भी देखा हूँ। आजकल मैं देखता हूँ जो भी वीआईपी एरिया होता है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इस टाइप से बनता है। उसका कुछ यही हीटिंग वगैरह या वेंटिलेशन से कुछ इसका रिलेशन रहता है, बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ। इसके बाद देखिए ईसीबीसी आप समझ गए। अब उसी ईसीबीसी में एक और पार्ट होता है HVAC। HVAC इसका मतलब क्या होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। इसका आप थोड़ा सा मतलब जो फुल फॉर्म हो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, इन्वायरमेंट कंडीशन को मेंटेन करता है। जो HVAC होता है ये इन्वायरमेंट कंडीशन को मेंटेन करता है, रूम में ज़्यादा गर्मी नहीं होने देता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है EER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी रेशियो। EE इक्वल टू आउटपुट अपान इनपुट, यानी कि EER की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। क्यों अधिक होनी चाहिए, क्योंकि EER की वैल्यू अधिक होगी तो आउटपुट अधिक होगा, और जब आउटपुट अधिक होगा तो इनपुट अपने आप कम होगा। या फिर आप जब इनपुट को ER की जगह पे कर दोगे और EER को इनपुट की जगह पे, तो वही हो जाएगा वो जिसे अपान वाला, ये बढ़ेगा तो घटेगा, ठीक है। तो ECBC आप समझ गए। हीट पंप और जो बताया था कोफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है, रेफ्रिजरेशन के बारे में अच्छे से करूँगा, बट इतना भी नहीं हीट के बारे में ऐसा नहीं डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आएगा। हीट पंप क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ ऊष्मा का प्रवाहित करती है। हीट जो होता है, हीट पंप जो होता है क्या होता है? कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ ऊष्मा का प्रवाह करता है। सीधी सी यह एक ऐसी युक्ति है जो कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ ऊष्मा का प्रवाह करता है। हीट पंप भी चक्र पर आधारित युक्ति है। हीट पंप जो है वह चक्र पर आधारित युक्ति है। जो एक चक्र होता है, डायग्राम पता नहीं क्या नाम होता है, उसको मैं भूल गया हूँ, उससे रिलेटेड है, जो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के किसी क्षेत्र को ऊष्मा प्रदान करती है। सीधा सीधा यही जो दो लाइन है ऊपर, वही याद कर लीजिए बस। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में हम पूरा आपको अच्छे से इस वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेशन है वो क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या कर रहे हैं, यानी पूरा एक्सप्लेनेशन करना है रेफ्रिजरेशन का। तो रेफ्रिजरेशन के बारे में पहले आप जानिए। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बंद स्थान के अंदर का तापमान कम किया जाता है और वहाँ पर रखे गए पदार्थ की गर्मी को दूर किया जाता है तथा उसे स्थिर तापमान पर रखा जाता है। यानी जो रेफ्रिजरेशन हुआ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बंद स्थान के, जैसे मान लीजिए मेरा रूम है, ये पूरी तरीके से बंद है। अब इस बंद स्थान के जो अंदर का तापमान होगा, जैसे बंद हो गया, अब इसके अंदर के तापमान जो होगा उसको कम किया जाता है रेफ्रिजरेशन के द्वारा। और यहाँ पे जैसे जो भी मटेरियल रखा गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भी रखा गया है, तो इसके पदार्थ की गर्मी को दूर करता है, या आप फिर कह सकते हो कि कम करता है, अर्थात उसे स्थिर तापमान पर रखा जाता है। तो आप समझिए रेफ्रिजरेशन है, ये है, अभी दिखा रहे हैं क्या है, यही अभी लगा नहीं है, यही होता है एसी, बेसिकली रेफ्रिजरेशन होता है। तो आप समझिए रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी बंद स्थान के अंदर के तापमान को कम किया जाता है और वहाँ पर रखे गए पदार्थों की गर्मी को दूर किया जाता है और उनके गर्मी कम भी किया जाता है और तापमान कम किया जाता है। तो अब मतलब जाहिर सी बात है उसका जब तापमान कम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी गर्मी कम होगी और साथ ही साथ उसको कांस्टेंट बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार गर्मी कम कर दीजिए फिर गर्म हो गया, नहीं, गर्मी कम किया तो उसी पर रहेगा, ठीक है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। और देखिए फिर क्या एक डिफिनीशन आप और देख सकते हैं, किसी पिंड का तापमान उसके वातावरण के तापमान से कम ताप पर रखना ही प्रशीतन कहलाता है। बाकी पहला वाला ज़्यादा सही है। इसमें देखो यार थोड़ा मेरा पैर वैर दिख जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करूँ और फिर आपके पास पेश करूँ। आप भी जैसे हो यार, मैं भी वही हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं। और अब देखो एग्जाम्पल क्या है रेफ्रिजरेशन का, ये कह रहा है किसी कोल्ड स्टोर है मान लीजिए, वहाँ पे हमें 2 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो उसमें क्या है, बनाए रखने के लिए उससे ऊष्मा को किसी युक्ति की सहायता से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यानी अगर कोई कोल्ड स्टोर है जहाँ पे 2 सेल्सियस डिग्री हमें टेम्परेचर बना के रखना है, तो हमें किसी मतलब इक्विपमेंट के द्वारा उसकी एनर्जी, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करना होगा। अब वो चाहे जैसे, तो जो हीट होता है उसी को कहते हैं हम रेफ्रिजरेशन। अब देखिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों होती है, जैसे मैं कहूँ कि आपको एक पेन की आवश्यकता क्यों है, मैं कहूँगा लिखना है, ठीक उसी प्रकार से रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला टाइप आप ये जान लीजिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आइसक्रीम जाते हो खाते हो, तो जो आइसक्रीम है वहाँ पे आप जाते हो जब किसी शॉप पे, तो उनके पास बाकायदा अपना एक फ्रिज टाइप का होता है, तो उसी में तो वह उस चीज़ को, मटेरियल को सुरक्षित रख रहे हैं ना। तो पहला तो यही हो गया कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, अपराधियों के डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखने में। अभी आप मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए तो उसका एक सैंपल मिलता है भाई ना, उसी एक सैंपल को वो लोग बहुत मतलब बचा के रखेंगे और फिर जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो लोग उसको मतलब आपको उससे डीएनए जांच वगैरह करते हैं। तो उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो उसके लिए भी मतलब रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में खून, मानव अंगों आदि को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि यदि आँख का ट्रांसफ़र एक आँख से दूसरे आँख में किया जाए तो शायद एटलीस्ट 48 या 72 हावर होता है जिसमें आप कर सकते हो। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा हमें रखना पड़ गया आँख को, हम नहीं कर रहे हैं, तो
तो उसको किसी रेफ्रिजरेशन वाले स्थान पे ही रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे रूम में ला के रख दिए। रूम का तापमान अभी हो सकता है सुबह 25 है, 2 बजे 3 बजे हो जाएगा 38, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पर रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है और वहाँ पे एक अच्छे तापमान पर और एक कांस्टेंट तापमान पे रखा जाता है। केक आइसक्रीम को गलने से बचाने के लिए आप सभी जानते हो हवाई जहाज, रॉकेट विज्ञान आदि में इन सब का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन इम्पॉर्टेंट एरिया, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन इम्पॉर्टेंट एरिया, यानी कि रेफ्रिजरेशन का अनुप्रयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेफ्रिजरेशन का अनुप्रयोग। तो पहला कह सकते हैं आप घरेलू डोमेस्टिक जिसे हम कहते हैं। जैसे आप देखो डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, आप अपने गांव में होंगे, अपने घर में होंगे, तो जो घरेलू कामकाज में मतलब यूज होता है रेफ्रिजरेशन उसे, जिसे हम कह सकते हैं हमारे घर में कुछ हो या ना हो बट एक फ्रिज होता है, तो फ्रिज में हम सामान को स्टोर करते हैं किसके लिए, उसको ठंडापन बनाए रखने के लिए, वो भी हो गया। इसके बाद देखिए क्या है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में तो जानते ही हो भाई इसका यूज होगा ही होगा। जैसे वही कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के द्वारा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि में को जो ठंडा रखते हैं। जैसे जब आप किसी सिनेमा में जाते हो तो सिनेमा हॉल या मॉल में, तो वहाँ आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के द्वारा वो लोग उसको ठंडा रखते हैं। रासायनिक और फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ केमिकल का भी उपयोग हो रहा है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है मेडिकल फील्ड में बता ही दिया, खून, वैक्सीन, मानव अंगों, DNA इन सबको सुरक्षित रखने में। इसके बाद क्या है रेफ्रिजरेटर के वांछित गुण क्या क्या हैं, तो मैंने बता दिया। रेफ्रिजरेटर की ऊष्मा चालकता उच्च होती है, तेलों में आसानी से घुल जाता है, आसानी से उपलब्ध है, आप भी जानते हो। और ये सबसे बड़ी बात है ओजोन फ्रेंडली है, यानी कि जो ये है ये ओजोन फ्रेंडली है। तो ये था रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के बारे में बेसिकली आप लोग सारा चीज़ जान ही गए कि रेफ्रिजरेशन क्या है, यूज क्या है, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लगभग सारा चीज़ आप लोग जान गए। अब इसके बाद देखिए क्या है निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक देखिए क्या होता है कि किसी प्रशीतन निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा की मात्रा तथा निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात को निष्पादन गुणांक कहते हैं। निष्पादन गुणांक की इंग्लिश हमने आपको बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे COP। COP इक्वल टू क्या होगा, किसी रेफ्रिजरेशन द्वारा निष्कासित ऊष्मा। जैसे मान लीजिए रूम है, तो रूम के अंदर जब हम इसकी ऊष्मा को निकालेंगे तो जो ऊष्मा निकाल रहे हैं उसकी मात्रा, कितना ऊष्मा निकाले उसकी मात्रा, और उस ऊष्मा को निकालने के लिए जो हम वर्क लगाएंगे, जो हम कार्य करेंगे, उसको कहेंगे हम, उसके जो रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं निष्पादन गुणांक। तो जो COP का मान होता है वो सदैव हमेशा 1 से अधिक होगा, इसी को आप समझ सकते हैं, ये निष्पादन गुणांक। मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। डिफिनीसन देख लिए, समझ लिए, मान वगैरह जान लिए, बस यही है COP। तो शायद इसके आगे अब कुछ नहीं है, तो बस यही है। और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, कमेंट करना, कोई सुझाव देना हो तो देना, किसी अन्य टॉपिक वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो बेशक पूछो, अगले वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ठीक भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।